Hi friends, welcome back to this revision series of audit wherein today we are going to revise ऐसे 240 एंड मैं ना 240 को दो पार्ट्स में मतलब दो वीडियोस बनाऊंगी। दूसरे वीडियो में फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स को डिस्कस करके रिवाइज करेंगे एंड इस वीडियो में बाकी चीज़ें। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिलेटिंग टू फ्रॉड इन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो जो भी फ्रॉड होते हैं उसकी क्या सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर्स की होनी चाहिए? क्या होनी तो चाहिए, बट जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फ्रॉड को डिटेक्ट और प्रिवेंट करने की वो किसकी होती है? मैनेजमेंट और TCWG की होती है। उसके बाद फिर ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ऐसे 240 बताएगा कि ऑडिटर क्या क्या करेगा, ठीक है, फ्रॉड को प्रिवेंट और डिटेक्ट करने के लिए। सो देखो, जो भी मिसस्टेटमेंट्स अराइज होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, ठीक है, वो या तो फ्रॉड के कारण होती है, ठीक है, या बिकॉज ऑफ फ्रॉड या फिर बिकॉज ऑफ एरर, जिसमें कि फ्रॉड क्या होता है? इंटेंशनल होता है और एरर क्या होता है? गलती से हो जाता है ना। अब एरर तो किसी से भी हो सकता है, ह्यूमंस है, तो ये अनइंटेंशनल होता है। अब ऑडिटर हर एक छोटी छोटी गलतियां, हर एक मिसस्टेटमेंट्स को नहीं चेक कर सकता ना। सो ऑडिटर इज ओनली कंसर्न विद टू टाइप्स ऑफ फ्रॉड, ठीक है, क्योंकि जो इंटेंशनली जिसके कारण मिसस्टेटमेंट हुआ है, दैट कॉजेज मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो पहला, फ्रॉड्यूलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एट द मैनेजमेंट लेवल। देखो, मैनेजमेंट जो है ना खुद कंट्रोल से तो बनाता है कि फ्रॉड ना हो, ठीक है, और मैनेजमेंट ऐसी पोजीशन में रहता है कि वो काफ़ी मतलब एकदम सोच समझ के पूरा प्रॉपर प्लान करके वो फ्रॉड कर सकता है। तो मैनेजमेंट लेवल पे 3 तरह के फ्रॉड्स होते हैं। कैसे, किस तरीके से वो कर सकता है फ्रॉड? सबसे पहले तो मिस रिप्रेजेंटेशन और इंटेंशनल ओमिशन ऑफ इवेंट्स और ट्रांजैक्शंस। फिर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को वो ये तो ऑल्टर कर देगा या मैनिपुलेट कर देगा, है ना, और अकाउंटिंग प्रिंसिपल को इंटेंशनली मिसअप्लाई करेगा। 3 चीज़ें, इवेंट्स और ट्रांजैक्शन को का इंटेंशनल ओमिशन और मिस रिप्रेजेंटेशन, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का मैनिपुलेशन और ऑल्टरेशन, अकाउंटिंग प्रिंसिपल का इंटेंशनल मिस एप्लीकेशन, ठीक है। और सेकेंड, अब एम्प्लॉय लेवल पे क्या होता है? मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ असेट्स। अब एम्प्लॉय क्या किस टाइप के फ्रॉड्स कर सकता है? देखो, जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में, कोई भी ऑफिस में, है ना, जो रिसीट्स आती है उसको वो आगे ना पास करके खुद ही चुरा ले, है ना, उसके बाद वो असेट्स को चुरा के घर लेके चले जाए, है ना, और फिर कॉजिंग एन एंटिटी टू पे फॉर द गुड्स नॉट रिसीव्ड। मतलब एंटिटी ने कुछ ऐसा बोल देगी कि ज़्यादा बिका है, आप पेमेंट कर दीजिए। 10,000 की कोई आइटम बेची गई है तो आपने 15,000 ले लिए एंटिटी से और 5,000 घर ले गए, है ना, ऐसी चीज़ें। फिर यूजिंग द एंटिटीज असेट फॉर पर्सनल यूज। तो ये जो फ्रॉड्स है वो एम्प्लॉय लेवल पे होते हैं और ये जो फ्रॉड्स है वो मैनेजमेंट लेवल पे होते हैं, ठीक है। अब सर, जो देखो फ्रॉड जो है वो फ्रॉड मतलब जो रिस्क है ऑफ नॉट मटेरियल मिसस्टेटमेंट वो फ्रॉड से भी होता है और एरर से भी होता है, ठीक है। बट क्या होता है ना कि जो फ्रॉड के कारण जो मिसस्टेटमेंट्स होती है वो ज़्यादा बड़ी होती है और मुश्किल होती है पकड़नी, क्योंकि वो एकदम क्यों ऐसा होता है? क्योंकि फ्रॉड इन्वॉल्व सोफिस्टिकेटेड, कॉम्प्लिकेटेड, ऑर्गेनाइज्ड स्कीम विच आर डिजाइन्ड टू कंसील इट। और एरर तो क्या है, गलती से हो जाता है ना, तो उसको पकड़ना इज नॉट दैट डिफिकल्ट। लेकिन फ्रॉड के जो मिसस्टेटमेंट्स होते हैं, फ्रॉड के कारण जो मिसस्टेटमेंट्स होते हैं उसको पकड़ना इज डिफिकल्ट, इसलिए उसका रिस्क क्या होता है? ज़्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद रिस्क ऑफ ऑडिटर नॉट डिटेक्टिंग मटेरियल मिसस्टेटमेंट फ्रॉम मैनेजमेंट फ्रॉड। अभी हमने देखा कि जो मैनेजमेंट लेवल का फ्रॉड है वो एक तो ज़्यादा होता है बड़े बड़े अमाउंट्स का, और एकदम मतलब ये भी ऑर्गेनाइज्ड स्कीम होती है। मैनेजमेंट इस जिस लेवल पे होता है उस लेवल पे वो उसको पता है क्या लूप होल्स है, क्या चीज़ ऑडिटर देखेगा नहीं देखेगा, उसके हिसाब से उसके अकॉर्डिंग वो एकदम अच्छे से फ्रॉड करता है, जिससे कि ऑडिटर को पता एकदम ना ही चले। तो इसलिए रिस्क ऑफ ऑडिटर नॉट डिटेक्टिंग मटेरियल मिसस्टेटमेंट फ्रॉम मैनेजमेंट फ्रॉड मोर देन एम्प्लॉय फ्रॉड, क्योंकि मैनेजमेंट जो है वो मैनिपुलेट करते हैं अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, कंट्रोल्स को ओवरराइड कर देते हैं, ये रीज़न है, ठीक है। अब सर,
fraudulent financial reporting can be committed by management overriding controls. मैनेजमेंट जो है वो खुद ने कंट्रोल्स बनाए होते हैं, उसको ही वो ओवरराइड करती है. कैसे ओवरराइड करती है? कुछ टेक्निक्स को यूज करके. पहला टेक्निक तो ये है कि वो ना कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन में एंगेज हो जाएगी, जिससे कि पता ही ना चले कि फ्रॉड कहाँ से कैसे हुआ है. ठीक है, वो या तो कुछ इवेंट्स और ट्रांजैक्शंस को ओमिट कर देगी, एडवांस में रिकॉग्नाइज कर देगी, या उसको एकदम डिले कर देगी रिकॉग्नाइज करने में. ठीक है, और क्या होता है, वो लोग क्या करेगी मैनेजमेंट, कुछ भी एडजस्टमेंट्स, इनअप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट लगा देंगे, है ना, अजम्पशंस लगा देंगे, एडजस्टिंग अजम्पशंस, जो भी अजम्पशंस लगाए उसमें इनअप्रोप्रिएट एडजस्टिंग अजम्पशंस लगाएंगे एंड जजमेंट्स चेंज कर देंगे. ठीक है, क्योंकि वो तो मैनेजमेंट की कंट्रोल में है ना, इसलिए वो इनअप्रोप्रिएटली एडजस्टिंग अजम्पशंस एंड चेंजिंग द जजमेंट्स, फैक्ट्स को छुपाएंगे, डिस्क्लोज नहीं करेंगे, ऑल्टरिंग द रिकॉर्ड्स एंड टर्म्स रिलेटेड टू सिग्निफिकेंट एंड अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस. जो ऐसे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट और अनयूजुअल ट्रांजैक्शन है उसके रिकॉर्ड्स को, उसके टर्म्स को अल्टर कर देंगे, और फिक्टिशियस जर्नल एंट्रीज को बस रिकॉर्ड कर देंगे. पहला वो कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस में एंगेज रहेंगे, दूसरा इवेंट्स और ट्रांजैक्शंस को या तो ओमिट कर देंगे, एडवांस द रिकॉग्निशन और डीलिंग द रिकॉग्निशन. फिर वो इनअप्रोप्रिएटली एडजस्टिंग द अजम्पशंस एंड चेंजिंग द जजमेंट्स, फैक्ट्स को छुपाएंगे, कंसील करेंगे, और उसके बाद जो सिग्निफिकेंट और अनयूजुअल ट्रांजैक्शन है उसको ऑल्टर कर देंगे रिकॉर्ड्स को, है ना. फिर वो फिक्टिशियस जर्नल एंट्रीज को रिकॉर्ड करेंगे. सो दीज आर द टेक्निक्स जिससे कि मैनेजमेंट ओवरराइड करती है कंट्रोल्स को और वो फ्रॉड कमिट करती है. ठीक है सर, ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि को ऑब्टेन करना है रीजनेबल अश्योरेंस कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ना वो मटेरियल मिसस्टेटमेंट से फ्री हो, है ना, टेकन एज अ होल आर फ्री लिखना भूल गई, फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स वेदर कॉज्ड बाय द एरर और फ्रॉड ओइंग टू इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ एन ऑडिट. जो अनअवॉइडेबल रिस्क है कि जो कुछ मटेरियल मिसस्टेटमेंट जो है वो डिटेक्ट नहीं हो सकते हैं, है ना, इवन दो द ऑडिट इज प्रॉपरली प्लान्ड एंड परफॉर्म्ड इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग. ठीक है, एंड पोटेंशियल इफेक्ट्स ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशंस इन केस ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, इन केस ऑफ फ्रॉड. हाँ, ओके. Potential effects of inherent limitations in case of material misstatement of fraud, and जो risk of not detecting material misstatement of fraud is more than the risk of not detecting material misstatement from error, क्योंकि fraud surface जो हम लोग ऊपर पढ़ के आइए वही चीज़ें लिखी हुई है. ठीक है, अब risk assessment procedures and related activities be geared towards obtaining information for use in identifying risk of material misstatement due to fraud. इसमें क्या बोल रहा है कि कौन कौन से risk assessment procedures है जिससे कि हमको पता चले towards obtaining information for use in identifying ROMM due to fraud. तो हमको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे फ्रॉड हुआ है, यहाँ पे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट फ्रॉड के कारण है? तो हम क्या करेंगे, मैनेजमेंट से इंक्वायरी करेंगे. ठीक है, और बाकी लोगों से इंक्वायरी करेंगे विद इन द एंटिटी. उसके बाद हम लोग अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करेंगे कि जो TCWG है ना, TCWG पता है क्या करता है? TCWG ना मैनेजमेंट के प्रोसेस को ओवरसाइट करता है, मतलब वो मैनेजमेंट के प्रोसेस को रिव्यू करता है. ठीक है, एकदम ध्यान देता है, चेक करता है. कौन से प्रोसेस फॉर आइडेंटिफाइंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू रिस्क ऑफ फ्रॉड की मैनेजमेंट कैसे आइडेंटिफाई कर रही है और कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है टू द रिस्क ऑफ फ्रॉड. देन मैनेजमेंट ने कैसे इंटरनल कंट्रोल लगाए हैं टू मिटिगेट दिस रिस्क, पहले रिस्क को कैसे आइडेंटिफाई रिस्पॉन्ड करती है, उसके बाद उसको मिटिगेट करने के लिए क्या इंटरनल कंट्रोल्स लगाती है. उसके बाद इवैल्यूएशन ऑफ अनएक्सपेक्टेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज व्हेन परफॉर्मिंग एनालिटिकल प्रोसीजर्स. तो ये सारी चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग हम TCWG से ऑब्टेन कर लेंगे. ठीक है, अब रिस्पॉन्सेस टू असेस्ड ROMM ड्यू टू फ्रॉड एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल. ऑडिटर कैसे रिस्पॉन्ड करेगा कि कुछ मिस स्टेटमेंट, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने वाली फ्रॉड के कारण और फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे, मतलब बड़े लेवल पे,
पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे, तो वो क्या रिस्पॉन्स करेगी ऑडिटर जो है, क्योंकि ये बड़े लेवल पे तो किसी ऐसे पर्सोनल को असाइन और सुपरवाइज करेगी जिनको नॉलेज हो, स्किल हो, एबिलिटी हो, ठीक है, ऑफ इंडिविजुअल्स टू बी गिवन सिग्निफिकेंट एंगेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उनको बड़ी का सारी सिग्निफिकेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज देंगे। उसके बाद इवेल्युएट करेंगे कि क्या जो अकाउंटिंग पॉलिसी का सिलेक्शन और एप्लीकेशन है ना, बाय द एंटिटी, पर्टिकुलरली दोस्त ऐसे जिसमें कि एकदम सब्जेक्टिव मेजरमेंट्स और जो कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस हो, उसमें अकाउंटिंग पॉलिसीज का जो सिलेक्शन और एप्लीकेशन है उसके कारण भी तो मतलब वो इंटेंशनली गलत अप्लाई किया हो। दिस ऑल्सो मे बी इंडिकेटिव ऑफ fraudulent financial reporting from management's effort to manage the earnings। मैनेजमेंट उसको इस तरीके से अकाउंटिंग पॉलिसी को अप्लाई करेगा ताकि क्या पता उसको अर्निंग्स को अपनी ज़्यादा दिखानी हो या कम दिखानी हो, तो ये उसके अकॉर्डिंग वो मैनिपुलेट कर सकता है अकाउंटिंग पॉलिसीज को। तो वो हमको इवेल्युएट करना है जिससे हमें पता चले कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे क्या एक्चुअल में फ्रॉड हुआ है। फिर इनकॉर्पोरेट एलिमेंट्स ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी इन सिलेक्शन ऑफ द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ प्रोसीजर्स। ये 3 पॉइंट्स है, 3 रिस्पॉन्सेस है टू द असेस्ड रोमम ड्यू टू फ्रॉड एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल। अब सर अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे असेस्ड मतलब रोमम हो सकता है, तो अब क्या हो रहा है कि ऑडिट प्रोसीजर्स रिस्पॉन्सिव टू द रिस्क रिलेटेड टू मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल। मैनेजमेंट जो कंट्रोल्स को ओवरराइड करती है उसके कारण भी तो कुछ रिस्क है, उसको हम कैसे करेंगे, उसमें क्या प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। सो इरिस्पेक्टिव ऑफ द ऑडिटर्स असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल्स, जो ऑडिटर है वो डिजाइन करेगा और परफॉर्म करेगा ऑडिट प्रोसीजर्स, भले ही ये वाला रिस्क हो या ना हो, ऑडिटर को ये प्रोसीजर्स तो परफॉर्म करने हैं। कौन कौन से प्रोसीजर्स क्या क्या परफॉर्म करेगा ऑडिटर? टेस्ट द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ जर्नल एंट्री, वो किस तरीके से जनरल लेजर में रिकॉर्ड हुई है, और बाकी अदर एडजस्टमेंट्स विच इज मेड इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये चेक करेगा। उसके बाद वो अकाउंटिंग एस्टिमेट्स को रिव्यू करेगा ना फॉर द बायसेस एंड इवेल्युएट करेगा कि इसमें क्या जो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड ये कुछ रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, हम लोग वो एक बार रिव्यू करेंगे। फिर सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन, ऐसे सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन जो कि आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है या तो फिर अदरवाइज वो अनयूजुअल है, वो रोज के होने वाले ट्रांजैक्शंस नहीं है, ठीक है। फॉर सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस और अदरवाइज अनयूजुअल, जो ऑडिटर है वो इवेल्युएट करेगा कि क्या जो बिजनेस रैशनल है ऑफ द ट्रांजैक्शन जो कि एंगेज हो सकता है इन द फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग या तो फिर टू कंसील द मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ असेट्स। ये 3 चीजें ऑडिटर जो है वो परफॉर्म करेगा। पहले तो जनरल एंट्री टेस्ट करेगा उसकी अप्रोप्रिएटनेस सही है कि नहीं, सही से रिकॉर्ड हुआ है जनरल लेजर में, सही से एडजस्टमेंट्स हुए हैं। फिर वो अकाउंटिंग एस्टिमेट्स को रिव्यू कर लेगा और ऐसे ट्रांजैक्शन जो कि आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है वो इसको इवेल्युएट कर लेगा कि ये क्यों हुए, कैसे हुए, क्या इसके कारण इस ट्रांजैक्शन के कारण FFR मतलब फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में इसको एंगेज किया गया इन ट्रांजैक्शन को, ठीक है। और या तो फिर वो क्या कुछ कंसील किया है क्या मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ असेट्स, ये 3 चीजें। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल हो गया, मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल हो गया, तीनों के कैसे कैसे ऑडिटर रिस्पॉन्स करेगा वो पता कर लिए। अब असर्शन लेवल पे भी तो फ्रॉड होते हैं, उसको कैसे मतलब जो असेस्ड रोमम है जो होने वाले हो सकते हैं रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड एट असर्शन लेवल, उसमें क्या ऑडिट प्रोसीजर्स कैसे रिस्पॉन्स करेंगे। ऑडिटर फर्दर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेगा जिसमें कि NTE ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस की जो दैट इज ज़्यादा रिलायबल एंड रेलेवेंट और ऑब्टेन एडिशनल कोरोबोरेटिव एविडेंस। ये सब परफॉर्म करेगा, क्यों परफॉर्म करेगा, ताकि उसको ज़्यादा एविडेंस मिल सके। जैसे कि ऑडिटर ने मैनेजमेंट को मतलब ऐसे उसको ऐसा लगा कि मैनेजमेंट इज अंडर प्रेशर टू मीट द अर्निंग एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। तो रिस्क हो सकता है कि मैनेजमेंट अपनी सेल्स को बढ़ा दे। कैसे बढ़ाएगा? बाय एंटरिंग इनटू सेल्स अग्रीमेंट, ठीक है, जिसमें जो टर्म्स होते हैं उसने रेवेन्यू रिकॉग्निशन को प्रेक्लूड कर दिया, इनवॉइसिंग नहीं की बिफोर डिलीवरी, है ना। सो ऑडिटर जो है अब इसमें क्या प्रोसीजर अप्लाई करेगा? एक्सटर्नल कंफर्मेशन नॉट ओनली टू कंफर्म द आउटस्टैंडिंग अमाउंट बट ऑल्सो टू कंफर्म द डिटेल्स ऑल्सो, जैसे कि डेट, राइट ऑफ रिटर्न, डिलीवरी टर्म्स, ये सारी चीज़ें वो परफॉर्म करेगा पता करने के लिए एट असर्शन लेवल पे। अगर फ्रॉड हुआ तो उसका एक एग्जाम्पल बुक में दिया हुआ था।
अब सर ऐसे कुछ सर्कमस्टांसेस जिसमें ऑडिटर इज अनएबल टू कंटिन्यू द एंगेजमेंट, ऐसा कुछ सिचुएशंस, ऐसे कुछ सर्कमस्टेंसेस आ गए कि ऑडिटर जो है ना अब ये एंगेजमेंट कंटिन्यू नहीं कर पाएगा, तो अब उसमें क्या होगा, क्या करेगा वो डिटरमाइन करेगा प्रोफेशनल लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है ऐसे सर्कमस्टेंसेस में, और क्या ऑडिटर को रिपोर्ट करना है क्या उन पर्सन्स को या फिर ऐसे पर्सन्स को जिन्होंने हु मेड द ऑडिट अपॉइंटमेंट, जिन्होंने अपॉइंटमेंट किया था, और कुछ केसेस में रेगुलेटरी अथॉरिटी को भी रिपोर्ट करना पड़ सकता है, वो डिटरमाइन कर लेगा। पहले तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रोफेशनल लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर डिटरमाइन कर लेगा, उसके बाद वो देखेगा कि क्या कोई रिक्वायरमेंट है ऑडिटर को रिपोर्ट करने की टू द पर्सन हु मेड द ऑडिट अपॉइंटमेंट, और सम केसेस टू द रेगुलेटरी अथॉरिटी। फिर कंसीडर वेदर इट इज अप्रोप्रिएट टू विदड्रॉ वेयर इट इज लीगली परमिटेड, एंड फिर अगर ऑडिटर विड्रॉ कर रहा है तो फिर वो डिस्कस करेगा अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ मैनेजमेंट TCWG के साथ उस खुद के विड्रॉवल के बारे में, और वो क्यों विड्रॉ कर रहा है वो भी बता देगा। ठीक, अब डिटरमाइन वेदर देयर इज अ प्रोफेशनल और लीगल रिक्वायरमेंट टू रिपोर्ट टू द पर्सन और पर्सन्स हु मेड द अपॉइंटमेंट, determine whether there is a professional legal requirement to the or report to the person who made the appointment, और कुछ केसेस में रेगुलेटरी अथॉरिटी को रिपोर्ट करना पड़ेगा उसके विड्रॉवल और रीजंस फॉर विड्रॉवल के बारे में। सो ये इसका डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछता है कि what the auditor will do in the circumstances in which he is unable to continue the engagement. Done. Now last topic of this part, उसके नेक्स्ट पार्ट में वी विल डिस्कस दिस फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स। अब कम्युनिकेशन टू मैनेजमेंट। अब देखो जो ऑडिटर है ना उसको पता चल गया कि फ्रॉड है या कुछ सस्पेक्टेड फ्रॉड है, तो अब वो भागते भागते किसके पास जाएगा, मैनेजमेंट के पास जाएगा, TCWG के पास जाएगा, फ्रॉड मिला बताएगा उनको। ठीक है, कम्युनिकेट अबाउट द फ्रॉड ऑन टाइमली बेसिस। TCWG अनलेस ऑल ऑफ TCWG आर इन्वॉल्व इन मैनेजमेंट। ठीक है, अगर सारी TCWG इन्वॉल्व नहीं है मैनेजमेंट में और ऑडिटर ने फ्रॉड को मतलब ऑडिटर को मिला फ्रॉड इन्वॉल्विंग मैनेजमेंट, और वेयर फ्रॉड रिजल्ट्स इन मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो वो TCWG को बताएगा टाइमली बेसिस में और डिस्कस करेगा NTE ऑफ द प्रोसीजर्स। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि उस जो मैनेजमेंट खुद इन्वॉल्व है फ्रॉड करने में, अब वो TCWG को बताया। ठीक है, अब क्या है, कम्युनिकेशन टू रेगुलेटरी अथॉरिटीज। Auditor may have the duty to report misstatements. Auditor may have the duty to report misstatements to the authorities. जब मैनेजमेंट और TCWG ने कोई करेक्टिव एक्शन नहीं लिया है तो हम और ऊपर जाएंगे, है ना, रेगुलेटरी अथॉरिटीज के पास जाएंगे। Although auditor has a duty to maintain the confidentiality, पहली ड्यूटी है उसकी कि वो कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करे, लेकिन ऐसे सिचुएशंस पे ना उसकी जो कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करने की जो चीज़ है उसको लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ओवरराइड करेगी। मतलब अब उसकी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सारी चीज़ें जो है वो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को बताए। जैसे बैंक ऑडिट के केस में ऑडिटर की स्टैट्यूटरी ड्यूटी है टू रिपोर्ट द अकरेंस ऑफ फ्रॉड टू सुपरवाइजरी अथॉरिटीज, दैट इज RBI. So in this case, especially in this case, this legal responsibility over the duty of confidentiality. ठीक है, अब लास्ट टॉपिक रिटन रिप्रेजेंटेशंस फ्रॉम द मैनेजमेंट एंड TCWG। ऑडिटर क्या करेगा, मैनेजमेंट और TCWG से ना रिटन रिप्रेजेंटेशंस ले लेगा कि मैनेजमेंट को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उनको क्या काम करना है वो एक्चुअली मतलब एटलीस्ट पता तो होना चाहिए, वो लिखित में ले लेगा मैनेजमेंट और TCWG से। क्या लेगा कि वो मतलब मैनेजमेंट एंड TCWG एक्नॉलेज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट द फ्रॉड, एंड दे हैव ऑल्सो डिस्क्लोज टू द ऑडिटर। ऑडिटर को जो है वो सब चीज़ें डिस्क्लोज कर देनी चाहिए। कौन सी चीज़ें ऑडिटर को पता होनी चाहिए, मैनेजमेंट और TCWG ने बताया होना चाहिए। क्या, द नॉलेज, उनको अगर कोई भी फ्रॉड की नॉलेज है या सस्पेक्टेड फ्रॉड की नॉलेज है विच कुड हैव मटेरियल इफेक्ट ऑन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, फिर नॉलेज ऑफ एलिगेशंस ऑफ सस्पेक्टेड फ्रॉड, क्या उनके ऊपर कोई एलिगेशन लगाया गया सस्पेक्टेड फ्रॉड का विच इज कम्युनिकेटेड बाय अदर्स, एंड देन रिजल्ट्स ऑफ मैनेजमेंट असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड। मैनेजमेंट ने कोई असेसमेंट किया है क्या रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट का जो फ्रॉड के कारण हुआ, उसके रिजल्ट्स भी ऑडिटर को पता होने चाहिए। सो वी आर डन विद दिस पार्ट 1 ऑफ essay 240
एंड आई होप आप लोगों को ये चीज़ें रिवाइज हो गई होगी, हेल्प हुई होगी इस रिविजन वीडियोस से। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम लोग फ्रॉडलेस फैक्टर्स पढ़ेंगे और अपना ये ऐसे 240 कंप्लीट हो जाएगा। नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अच्छा लगा हो और कोई सजेशंस, कोई इम्प्रूवमेंट्स अगर आप लोगों को बताने हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तब मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को वीडियोज़ कैसे लग रहे हैं, हेल्प हो रही है नहीं हो रही है। और यस, कीप रिवाइजिंग एंड ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।